क्या हाल, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सेंगर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर की बात चल रही थी। पहली यूनिट को बहुत तेज़ी से ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। 9वां लेक्चर लेकर आया हूं। पहले लेक्चर में बोला था कि काफ़ी लेक्चर्स हो जाएंगे, बहुत डीप पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि दोबारा सॉल्युबिलिटी कभी पढ़ने को नहीं मिलेगी हमेशा। मैं अभी 5th सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी बोल देता हूँ कि जाइए थर्ड सेमेस्टर वाले देख के आइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट ओके नहीं है तो हमेशा आपको यही बोला जाएगा। तो इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर हो गया तो आप लोग लाइफ टाइम बहुत आराम में रहेंगे, वरना बार बार आना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। ना मुझे ये पसंद है ना आपको पसंद होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 9वां लेक्चर है बेसिकली, और माइक्रो और ऑर्गेनिक ये भी हमारे साथ में चल रहे हैं। माइक्रो की भी यूनिट लगभग ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया, अगस्त हो चुका है पूरा। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हैं। 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट कराना है, और दिसंबर में मिलेंगे 10 दिन वहाँ भी। ठीक है, लगभग 100 दिन हैं और हो जाएगा। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ। और अगर एक आध यूनिट नहीं हो पाएगी, जो थ्योरी होगी, तो उसके नोट्स ले लेना भैया, कोई बात नहीं। जैसे इसमें थ्योरी है सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना, काफ़ी थ्योरी है, 2-4 ही लेक्चर होंगे जो पढ़ाने लायक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। माइक्रो तो थ्योरी है ही, देख रहे हो आप लोग। तो माइक्रो ऑर्गेनिक के लेक्चर भी देखते जाइए। ऑर्गेनिक की यूनिट पहले ही ख़त्म हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, आपको मिल जाएगी। सारे लेक्चर लाइन से अवेलेबल हैं, 5-6 जितने लेक्चर भी हों। और फिर ये 9वां लेक्चर है फिज़िकल का। माइक्रो का भी 8 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, फिज़िकल के भी हो चुके हैं। सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो अब थोड़ा तेज़ पढ़ाऊँगा मैं, और डीप तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। देखिए, ये था हमारा सिलेबस, फिर से दिखा देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं। देखिए, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन मैकेनिज्म, आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर शायद रह गया है अभी, सॉल्वेशन एसोसिएशन हो गया, क्वालिटेटिव अप्रोच ऑफ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी हो गया, डिफ्यूज़न प्रिंसिपल शायद रह गया है अभी, या हो गया होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स हो गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स हो गया, बाइनरी आइडियल सॉल्यूशन हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स पढ़ाऊँगा अब। ठीक है, तो चलिए, ये CST भी मैं यहीं बताने की कोशिश करूँगा, और आप बचेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और 1-2 बीच के टॉपिक, तो वो हम जल्दी 11-12 लेक्चर में पूरी फिज़िकल का पहली यूनिट ख़त्म करेंगे। फिर दूसरी यूनिट पे जाएंगे। बहुत दिन हो गए, मैं भी परेशान हो गया हूँ। दूसरी यूनिट हमारी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है, तो ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ाएंगे उसको, आराम से 8-9 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। अब थोड़ा सा मन को ये सोचो ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये सोचो खेल रहे हैं। खेल के तरीके से ही पढ़ाऊँगा। और आज मेरा भी मन नहीं है सीरियस पढ़ाने का, क्योंकि पहले ही एक लेक्चर मेडिसिनल का बना चुका हूँ 5th सेमेस्टर का, और थक गया हूँ। अब खेल की तरह पढ़ाऊँगा, और आप सुनिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सही नहीं बताऊँगा। फिनॉल वाटर सिस्टम, आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है दूसरे तीसरे लेक्चर में कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर में सॉल्युबल और नॉन पोलर में। तो अब यहाँ वाटर पोलर है और फिनॉल नॉन पोलर है। ठीक है, यानी फिनॉल ऑर्गेनिक है, तो वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो अब वाटर में सॉल्युबल नहीं होना चाहिए तो क्या है, ये इममिसिबल है, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। बहुत ज़्यादा, मतलब इममिसिबल का मतलब पार्शली ये थोड़े बहुत तो मिक्स कर होते हैं, लेकिन पूरी तरह मिक्स नहीं होते। ठीक है, तो आ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड्स, यानी फिनॉल और वाटर हम लोग डिज़ोल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ोल्व करेंगे तब थोड़ा 10-20 ml होगा, माने 100 लेंगे तो शायद 2-4 ml हो जाए, 1000 लेंगे तो शायद 10 ml हो जाए। तो हम लोग बहुत बड़ा ml लेंगे जिससे आसानी से हमें हो जाए। देयर आर नोन एज पार्शली मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, मीन्स जो बहुत कम डिज़ोल्व होते हैं बहुत बड़ा वॉल्यूम लेने पे, तब मीन्स 1000 लेने पे 10 ml, तो ऐसे को बोलते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। मैंने आपको बहुत सारे लिक्विड्स के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, मीन्स 1000 ml वाटर लेके 10 ml मिलाएंगे तो शायद फिनॉल मिल जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि 100 लेके मिला दें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, याद हो आपको, पिछले लेक्चर्स देखिए, 2-3-4 लेक्चर में ही होगी वो टेबल, तो वहाँ इनको सबको डिफ़ाइन किया था। तो उसी बेस पे यहाँ पढ़ रहे हैं, और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा होंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले वो देखिए। ठीक है, तो व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ फिनॉल एंड वाटर इज एजिटेटेड टुगेदर, कभी इक्वल वॉल्यूम करके
तो 2 लेयर बन जाती हैं सेपरेटिंग फनल में, आपने देखा होगा शायद। वन ऑफ अ सैचुरेट सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल इन वाटर एंड अनदर इज द सैचुरेट सॉल्यूशन इन वाटर एंड फिनॉल। मीन्स एक कहेगा नहीं हम ज़्यादा पावरफुल, हम में आके ऐड हो जाओ, दूसरा कहेगा नहीं हम ज़्यादा पावरफुल। वाटर का फिनॉल में एक सैचुरेट सॉल्यूशन मिलेगा और दूसरा फिनॉल का वाटर में। इस तरह से 2 सैचुरेट सॉल्यूशन मिल जाएंगे जिन्हें हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशंस। तो अब यहाँ मैंने ग्राफ बनाया हुआ है पहली लेयर। तो अब जहाँ ये दोनों बनेंगे हाइयर पे वो हो जाएगा CST, ठीक है, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे बढ़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी ऐड होंगे। अब टेम्परेचर किस तरह से बढ़ा सकते हैं, प्रेशर डाल के ही बढ़ा सकते हैं, हिला के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब नीचे इसका क्या है, परसेंट वेट ऑफ फिनॉल दिया हुआ है और टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक जगह में जाके मिलता है CST और हम उसको यहाँ ग्राफ में मेज़र कर दिया, बस ये ग्राफ बना दिया। ऊपर जितनी चीज़ें बताई आसानी से समझ में आई होंगी। अब आगे चलते हैं। व्हेन टू, अब इसका पूरी थ्योरी है, बढ़िया डिज़ाइनिंग तरह से लेके आया हूँ। व्हेन टू पार्शियली मिक्सबल लिक्विड्स आर मिक्सड एंड सेकन टुगेदर, पहले बोला था हिलाना है सेकन, वी गेट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन। हमें डिफरेंट कंपोजिशन का मिलता है। कंपोजिशन क्या है, पहला वाटर एंड फिनॉल, दूसरा फिनॉल एंड वाटर। ऑन सेकिंग तो फिनॉल एंड वाटर वी गेट 2 लेयर। पहली लेयर मैंने पहले बताया वाटर लेयर, दूसरी लेयर मिलेगी फिनॉल एंड वाटर विथ अ राइज इन टेम्परेचर। राइज करेंगे हम लोग टेम्परेचर को तो वाटर कंसनट्रेशन इन फिनॉल लेयर एंड आल्सो द फिनॉल इन द वाटर लेयर इंक्रीज, माने दोनों बराबर से इंक्रीज होंगी। आपने ग्राफ देखा बराबर से बढ़ रही हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ 2 कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन बिकम नियरली सेम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉन्जुगेट सॉल्यूशन मिल जाएगा, माने सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी एट अ फिक्स टेम्परेचर। मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर पे द कंपोजिशन ऑफ ईच सॉल्यूशन इज फिक्स, तो फिक्स होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम। अबव अ पार्टिकुलर टेम्परेचर सच सॉल्यूशंस आर कंप्लीटली मिक्सबल इन ऑल प्रोपोर्शंस, सच अ टेम्परेचर इज नोन एज CST, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और एक टेम्परेचर होगा जब ये कंप्लीटली मिक्सबल हो जाएंगे, ठीक है। मैंने वहाँ आपको बताया था पार्शियली मिक्सबल का कि बढ़ाते जाओ तो शायद मिक्सबल हो जाएं, इसी तरह से बताया था मैंने, वही तरीका यहाँ मैंने बताया फिर से। अब उसी को CST क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या कॉन्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं। द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर TCST इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच फेज सेपरेशन अकर, जिससे फेज सेपरेशन होता है, माने दोनों अलग अलग मिल जाते हैं हमें। पहला एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट फिनॉल वाटर वाला, थ्योरी भी लिखवा दी, ग्राफ भी बता दिए, समझा भी दिया, बहुत हो गया। दूसरा है ट्राईएथाइलअमीन और वाटर। ट्राईएथाइलअमीन, अमीन क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। वाटर क्या है, पोलर है। फिर वही होंगे पार्शियली मिक्सबल होंगे, थोड़ा पोलर वो भी है, ट्राईएथाइलअमीन। तो फॉर ट्राईएथाइलअमीन एंड वाटर द सिस्टम इज पार्शियली मिक्सबल अबाउट TLC, ठीक है। The single phase below the lower critical solution temperature TLC is the lowest temperature at which phase separation occur। जो वहाँ लिखा था वही सेम लाइन यहाँ लिखी हुई है, जिसपे फेज सेपरेशन होगा वो टेम्परेचर होगा TLC या लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये कलर इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा टेम्परेचर होता है, उसका नाम भी बता सकते हैं, GPAT में भी पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, और इस पे होता क्या है ये भी पूछा जा सकता है। तो फेज सेपरेशन होता है। अनलाइक द फिनॉल वाटर सिस्टम सॉल्युबिलिटीज डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। फिनॉल वाटर सिस्टम में क्या हो रहा था, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही थी, यहाँ डिक्रीज होगी। The 2 conjugated solution mix completely at or below the TLC. This temperature is also referred to as the critical solution temperature or the lower consolation temperature। वहाँ भी यही था और यहाँ बस lower लग गया क्योंकि यहाँ solubility decrease हो रही है। अब वहाँ अगर क्या बना था, ऊपर की तरफ बना था, यहाँ नीचे की तरफ बनेगा, हमने टेम्परेचर बढ़ाने से कम करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा एक ग्राफ बना लीजिएगा, सिंपल ग्राफ है, बहुत ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पढ़ना आपको बैचलर में, आप फिज़िकल से फार्मा नहीं कर रहे हैं, मास्टर्स नहीं कर रहे हैं, छोटा पॉइंट है, आराम से पढ़ जाओ। तो यहाँ नीचे दिखाया हुआ है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में और ऊपर दिखाया हुआ है टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर और बाई पे है, सॉरी एक्स पे है मोल फ्रैक्शन और बाई पे है टेम्परेचर। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए। पहले लाइन से दिख रहा है कंपोजिशन ऑफ 1 फेज और दूसरी से 2nd फेज, दोनों एक जगह पे आके बिल्कुल एक्यूरेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएंगे फिनॉल वाटर के सिस्टम की तरह। वो हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज़ और लोअर कॉन्सोलेशन टेम्परेचर।
अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। आज ही बहुत कुछ कवर कर जाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, क्योंकि मेरी एनर्जी अभी भी बनी हुई है तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ सॉल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स बिलो 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द सॉल्यूट ए distribute itself between the two liquids in such a way, then the ratio of concentration in two solvents is constant value। डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इतना शायद अभी समझ में ना आए जितना अभी आगे समझ में आ जाएगा। इसके लिए पॉइंट उल्टा है, बाकी सबके लिए यही समझना था, और इसके लिए अगर कम भी समझ में आए 60% भी आए तो भी चलेगा, क्योंकि 40% आपको आगे धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट हर जगह आएगा। मेडिसिनल में भी आएगा, इंडस्ट्रियल भी पढ़ेंगे आप 5th सेमेस्टर में, वहाँ भी घुस आएगा, तो वहाँ धीरे धीरे पकड़ में आएंगी ये चीज़ें। तो अगर एक सॉल्यूट ए है, उसको 2 इमिसिबल सॉल्वेंट, इमिसिबल जो बिल्कुल ना खुलें, पार्शियली इमिसिबल नहीं या पार्शियली इमिसिबल नहीं, बिल्कुल इमिसिबल जो बिल्कुल कभी नहीं घुलेंगे, कुछ भी कर लो उनके साथ, ठीक है। उन एक्स एंड वाई 2 हैं, उनके बीच में अगर हमने डाल दिया कोई सॉल्यूट, तो अब वो सॉल्यूट ऐसा था कि दोनों में घुल सकता है, ठीक है। ऐसा कोई सॉल्यूट डाल दिया, अब या मान लो एक में कम पार्शियली था, एक में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, टोटली इमिसिबल था। तो अब जो हमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के बीच में, और जो कंसंट्रेशन मिलेगी उस कंसंट्रेशन का रेशियो कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, और यही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यही बोलता है ये लॉ बस, ठीक है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, मान लो अभी सेशनल्स हों आपके जो MCQ बेस पे हों, या मान लो कि ऐसे ही कोरोना चलता रहा, अब की बार यूनिवर्सिटी कहेगी भैया ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा लो, 4 महीने 5 महीने का टाइम मिल गया हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को, तो वो अपनी फैसिलिटी करा सकता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। अब मान लो वहाँ MCQs आते हैं, तो अब MCQs कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसे ही तो करना पड़ेगा। वहाँ उनने बहुत इजी क्वेश्चन रख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है वो किस लॉ के द्वारा डिफाइन किया जाता। अब आप सोच रहे हैं वहाँ बैठ के कौन सा लॉ था, तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही तो था, जहाँ C1 क्या है, ए में ए सॉल्यूट था, उसकी कंसंट्रेशन एक्स के अंदर और दूसरी वाई के अंदर। आप इसको C1 C2 ने लिख के CX CY लिखिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। CX से याद आसानी से बना रहेगा, C1 C2 थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, होगा कुछ नहीं, लेकिन और इजी रखो यार, काहे को हार्ड करते चलो। और के क्या है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, इसको जो हम KD से भी डिनोट करते हैं, और जब KD से डिनोट करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही पार्टीशन कोफिशिएंट की भी डेफिनेशन है। द रेशियो बिटवीन C1 एंड C2 मीन्स लिपोफिलिक फेज एंड हाइड्रोफिलिक फेज। जब ये हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक नेचर के होंगे, पोलर नॉन पोलर होंगे, तभी तो इमिसिबल होंगे। तो इसको एक तरह से ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ और नॉलेज आएगी। अब एक्सप्लेनेशन थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा थ्योरी में पढ़ाता नहीं हूँ, और जिस बुक्स को भी मैं फॉलो उन्हीं को करता हूँ जो फिज़िकल में ज़्यादा थ्योरी राम कहानी ना पढ़ाएं। बहुत सारी बुक्स चल रही हैं, मैं बहुत सारे ग्रुप्स में देखता रहता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो, कि PV की बुक दे दो, ये बुक दे दो, वो बुक दे दो, PV प्रकाशन बड़ी चल रही है या निराली प्रकाशन चल रही है। तो भैया ये अनस्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ वो गलत हैं, वो बहुत अच्छी हैं, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उनसे आप तभी पढ़िए जब आपको पता हो कि हाँ ये सही ही होंगी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिस इज़ अ इक्विलिब्रियम लॉ, मीन्स एक इक्विलिब्रियम लॉ है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे देखेंगे ना, कि ऐसे तो नहीं कि बस डाला और देख लिया, पता चला वो केवल वाटर में ही सॉल्यूट हो पाया और ऑयल वाली फेज़ या लिपोफिलिक जो फेज़ थी या जो ऑर्गेनिक फेज़ थी उसमें हो ही नहीं पाया। तो ये भी है इक्विलिब्रियम लॉ है। व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्यूट ए हैज़ रीच्ड एज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे होता है द रेट R1 एट विच मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पास फ्रॉम सॉल्वेंट X टू Y इज़ प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन, मतलब लगभग प्रोपोर्शनल हो जाएगा R1 और इन X द रेट R2 एट विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पास फ्रॉम द सॉल्वेंट Y टू X। अब यहाँ R1 R2 की जगह आप RX RY भी कर सकते हैं, क्योंकि रेट से X में डिज़ोल्व होगा तो वो R2 कंसंट्रेशन CX, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। मोर एवर एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ सॉल्यूट माइग्रेशन फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू अदर इज इक्वल। तो किस तरह से ये आएगा, इस फॉर्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन है यहाँ कि R1 प्रोपोर्शनल टू C1, जब प्रोपोर्शनल तभी होगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, एंड आप प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो K1 एक हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे। सेकंड R2 इज़ प्रोपोर्शनल टू C2, ये RX
प्रोपोर्शनल टू सी एक्स, आर बाई इज प्रोपोर्शनल टू सी बाई। तो R2 अब फिर यहाँ भी हमने हटाया तो वहाँ KX लगा देंगे तो यहाँ K बाई है, वहाँ K1 तो यहाँ K2, वो आपके लिखने पर डिपेंड है, कुछ भी किया जा सकता है, सब कुछ चलेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। इक्विलिब्रियम होगी तो R1 इज इक्वल टू R2, तो जब LHS बराबर हैं तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। सो K1 इंटू C1 इज इक्वल टू K2 इंटू C2। अब इसको थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, K1 K1 अलग, C1 C1 अलग, तो हमें मिल जाएगा C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1। K2 अपॉन K1 मिलेगा, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन के सामने वाला उसका जस्ट अपोजिट होगा। कंसंट्रेशन X की है तो जो K होगा वो बाई का होगा, और इन दोनों के रेशियो को बोलेंगे KD। दिस इज द नन्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। नन्स ने दिया था द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट KD इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इफ टेम्परेचर इज फिक्स्ड। अगर टेम्परेचर भी फिक्स होगा तो ये कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि पहले ही बताया इक्विलिब्रियम वाली बात है, तो इक्विलिब्रियम कब मिलता है, टेम्परेचर फिक्स होने पर। तो सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ आती हैं, ठीक है, कुछ भी रटना पड़ा नहीं रटना पड़ा, मैंने आपको फार्मूला रटाया बस, वो भी रटाया नहीं, वो भी समझाया। KD इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2, उसका रेशियो जो कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर हम लोग दो सॉल्यूट लेते हैं, सॉरी दो सॉल्वेंट लेते हैं जो बिल्कुल इमिसिबल हैं, उसमें एक सॉल्यूट A डालते हैं, और फिर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर हम लोग दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो निकालें तो वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट और या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, और यही लॉ कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया, अब आगे चलते हैं। डेविएशन, कोई भी लॉ पूरी तरह तो सही होता नहीं, कुछ तो डेविएशन होती ही होती हैं, ठीक है। तो सेवरल कॉम्प्लिकेशन में अराइज विच वुड इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टेंसी ऑफ द पार्टीशन कोफिशिएंट। इन फ्यू केसेस डेविएशन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हैज़ बीन एट्रीब्यूट इफ दिस इज अल्ट्रेशन इन द म्यूचुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ टू लिक्विड्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ऐसे ही लिख के याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं बता सकता मैं, ठीक है। केवल समझाने वाली जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। KD इज इक्वल टू C1 अपॉन एन आप रूट C2 कर दिया, पहले वाले में रूट चढ़ा दिया C2 पे और दूसरे वाले में C1 में, दोनों को सॉल्व कर दिया, एक इक्वेशन मिल जाएगी। और अल्फ़ा जो है वो इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे तो डिसोसिएशन भी आ गया यहाँ, ठीक है। तो छोटा सा है, पढ़ना हो पढ़िए, और अगर मतलब डीप पढ़ना चाहते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस मैं इसलिए लेके आया था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जिन्हें 90+ लाने हैं, जिन्हें अच्छे डीप तरीके से पढ़नी है, जिन्हें फ़िज़िकल में अपना फ्यूचर देखना है, तो वो इसको पढ़ लें थोड़ा सा। और अगर वो स्टूडेंट मुझे कॉल करेंगे तो मैं बता दूंगा, मेरा नंबर है 9140403649, नोट डाउन कर लो, नोट्स भी वहीं मिलते हैं भैया, कमेंट कर लो, उसके बाद भी मैं वहीं बुलाऊंगा। तो कमेंट लेकिन करते चलो कि अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, कमेंट आएंगे, व्यूवर्स आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तभी मोटिवेशन बढ़ेगा। हर लॉ की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, इसकी भी हैं। द सॉल्यूट शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्टेबल नहीं होना चाहिए, वरना पता चला डाला पोटेशियम वाला कोई कंपाउंड और बन गया वो कुछ और। फिर द सॉल्यूट मस्ट नॉट अंडरगो एनी चेंज इन इट्स मॉलिकुलर स्टेट, मीन्स डाला था सॉलिड और हो गया पाउडर, ऐसा भी नहीं हो। टेम्परेचर शुड भी कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगी। ये इसकी फिक्स थी वही होनी चाहिए तभी ये होगा, वरना ये लॉ नहीं होगा। सॉल्यूट कंसंट्रेशन आर नोटेड आफ्टर इक्विलिब्रियम इज स्टेबलाइज्ड, दोनों को इक्विलिब्रियम के बाद कंसंट्रेशन नोट करना चाहिए। द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन बोथ सॉल्वेंट इज लो ही होनी चाहिए। द लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन कंसंट्रेशन आर हाई, जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये लॉ कंप्लीट ही नहीं करता, बिल्कुल ही नहीं फॉलो होगा। एप्लीकेशन यहाँ 4 5 6 7 लिखे हुए हैं। द प्रोसेस इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशंस, इसके लिए भी यूज़ होता है। इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ वेरी यूजफुल इन मेटलर्जिक ऑपरेशंस। पॉपुलर एग्जाम्पल इज डेसिल्वराइजेशन। The distribution law is also useful in study of complexations, hydrolysis of salt, means salts के टूटने में, water के presence में। The distribution law is useful in determination of association and dissociation। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यूज़ होंगी, यहाँ नहीं, कोलॉजी में कोलॉजी नहीं, मेडिसिनल में मेडिसिनल नहीं, और कहीं होंगी ज़रूर, इसलिए यहाँ पढ़ाई जा रही हैं। अभी आपको केवल छोटी छोटी इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है फार्मेसी का, ठीक है। बाकी जब आप 4th सेमेस्टर में से रियल फार्मेसी में एंटर करेंगे, जब आपको कोलॉजी, कोग्नोसी, मेडिसिनल तीनों पढ़ाई जाएंगी जो चालू होती हैं इसकी, किसकी, फार्मेसी की।
नेक्स्ट इज़ पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो उसका पहला जो था वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही था और ड्रग डिज़ाइन में था इसका यूज़। तो मेडिसिनल में फिर से पढ़ाऊँगा मैं यही, अगर मेरे साथ पढ़ते रहे तो, वरना मैं तो पहले ही लेक्चर डाल चुका हूँ, अब आपको पढ़ना है, मैं तो डाल चुका हूँ। पार्टीशन कोफिशिएंट जो है वो वैल्यू करता है हेल्पफुल इन नोइंग द हाइड्रोफोबिक ड्रग्स रिसेप्टर इंट्रैक्शन, कितनी हाइड्रोफोबिक है कितनी हाइड्रोफिलिक है। अगर हाइड्रोफोबिक होगी तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी। पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यूज़ हेल्प टू स्टडी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन फॉर सीरीज ऑफ कंपाउंड। और ऐसे यार आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में, वहाँ आएगा आपको 4th सेमेस्टर में मेडिसिनल में, सबसे ईजी है। इसलिए ऐसे यार इस तरह का होता है, कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में मान लो अगर नाइट्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दें तो क्या असर होगा। ऐसे मान लो आप बना रहे हैं सब्जी। अब सब्जी में मान लीजिए आपने अगर मिर्ची हटा के आटा डाल दिया लाल कलर का तो क्या टेस्ट आएगा। अगर मान लो सब्जी में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी तो क्या टेस्ट आएगा, शिमला मिर्च डाल दी तो क्या टेस्ट आएगा। इसी तरह का होता है सार, पढ़ाऊँगा मैं आगे, ठीक है। कुछ डले भी हुए हैं मेरे लेक्चर पे, अगर आपको इंटरेस्ट हो कभी तो देख लीजिएगा 4th सेमेस्टर के वीडियोस। और 5th में अभी मैं स्टार्ट करूँ, पढ़ाऊँगा वहाँ भी। थक गया हूँ, 20 मिनट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिए भैया, फीस नहीं ले रहा हूँ मैं। कमेंट करिए अगर कोई भी क्वेरी रह गई हो तो, ऐसे तो रहनी नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया। नंबर मेरा पता है आपको, और नहीं है क्वेरी तो भी बताना कि हाँ अच्छा पढ़ाया, तब नहीं है। लाइक करिए वीडियो को, अगर आप लाइक करते हैं तो शेयर करिए अपने दोस्तों से, व्यूअर्स बढ़ाइए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करिए कि मेरा एफ़र्ट आपको कैसा लगा, मतलब 2 कमेंट तो फिक्स हैं कि एक अच्छा पढ़ाया और दूसरा एफ़र्ट कैसा लगा, इतनी तो करो ही करो। और क्वेरी है तो वो भी पूछो, ठीक है। चलते हैं, बहुत हो गया, मिलते हैं अगले लेक्चर में।